Chalo, good morning now. Finally, we are starting the class. Okay, yesterday we have finished from or up to this slide, that is of codominance. What we have discussed is the example of ABO group, right, into two formats, into two types of exceptions. First exceptions का जो type था, that was multiple allelism, if you remember, right? ABO group deciding factors are total 3. Capital IA, those two are dominant allele, and small I allele, that is recessive allele. So total number of allele into whole population is 3. Individually we may receive only 2, as we have discussed earlier, so that we have total number of genotype 6 and the number of phenotype 4. I hope I am very clear. Okay, amongst them genotype capital IA is resulting into blood group AB, and that is what exception of that is what the example of exception called codominance, राइट. तो कोडोमिनेंस में ए बी ब्लड ग्रुप ही आएगा, जहां पे ए एंटीजन बी बन रहा है और बी एंटीजन दोनों बन रहे हैं. फाइन. सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर. इट इज कंट्रोलिंग द जीन आई, राइट. सो एबीओ ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन कॉल्ड आई. नाउ जीन आई इज कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड एंटीजेंस दैट प्रोट्रूड मीन्स सरफेस के ऊपर से बाहर जो झलक दिखाई दे रही है उसको प्रोट्रूड बोलते हैं. इफ यू सी हियर, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर से बाहर निकला है तो उसको प्रोट्रूडिंग आउट बोलते हैं, लटका हुआ, प्रोट्रूडिंग, राइट. सो इट इज प्रोट्रूड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर से वो बाहर निकलकर लटकते हैं, ऐसे ये एंटीजेंस है, राइट. नाउ द जीन कैपिटल आई, so gene I has 3 allele, capital IA, capital IB and small I. So that is why it is considered to be with an example of multiple allelism, right. Capital IA and capital IB produces slightly different forms of the sugar. दोनों थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, पॉलीमर्स, एंटीजेंस दोनों. सो ये भी आपका एक MCQ का पॉइंट है. Capital IA and capital IB produces dash sugar polymer which is acting as antigen, जो एंटीजन की तरह काम करता है. So do remember this. This is very important terminologies which are going to affect your test, right? Allele small I has no capacity of production of this sugar. So allele small I does not produce any sugar. Do remember this. Production of, एक्चुअल में यहां पे जहां जहां पे शुगर लिखा है ना, वहां पे शुगर पॉलीमर आने वाला है. शुगर पॉलीमर भी एक्चुअली टेक्निकली सही आंसर नहीं है. ग्लाइकोप्रोटीन इज राइट आंसर. हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात है जीनेटिक्स की, जीन्स की. तो जीन्स ऑलवेज प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, नॉट शुगर. इज इट वेरी क्लियर? वो प्रोटीन के लिए ही होता है. एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, जहां पर मैं एंटीजन वर्ड लिखूंगा, एंटीजन या तो एंटीबॉडी, वो इटसेल्फ प्रोटीन ही होता है. तो यहां पे 2 रीजन ऐसे हैं जो यहां पे इंडिकेट करते हैं कि वो शुगर नहीं है, बट ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन का कंबाइंड स्ट्रक्चर है पॉलीमर का. सो ग्लाइकोप्रोटीन है वो. ये एडिशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमिंग फॉर गुड मार्क्स 325 प्लस. तो ये आपको पता होनी चाहिए. इज इट वेरी क्लियर नाउ? ऑल राइट. ये हमने ऑलरेडी कल समझ लिया है.
ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ए का दो टाइप का जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए स्मॉल आई। सेम वे बी ब्लड ग्रुप अगर है तो उसमें दो टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल आई बी होमोजाइगस, कैपिटल आई बी स्मॉल आई हेटेरोजाइगस। ए बी का एक ही हो सकता है, दैट इज कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, एंड ओ का एक ही हो सकता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। सो दैट्स हाउ वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप phenotype and 6 type of genotype, right? The same thing which is mentioned here once again into the different format, fine। वो ये समझाता है ये चार्ट कि इंडिविजुअल, अगर कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करो, अब आपके खुद की बात करो, मेरी बात करो, आपके फ्रेंड की बात करो, तो आपके अंदर 3 नहीं होंगे फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक एलील एक पेरेंट से मिलेगा, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से मिलेगा, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 2 ही एलील को रिसीव करने की बनेगी। सो ये मल्टीपल एलीलिज्म जो है वो पॉपुलेशन की बात है कि पूरे पॉपुलेशन में 3 एलील है, उस 3 में से आपको 2 मिलने वाले हैं। इज इट वेरी क्लियर? सॉरी, थोड़ा सा मुझे कफ एंड कोल्ड है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द सीजन, सो इट मे अफेक्ट द रूटीन लेक्चर्स, सो चलाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। एनीवे, सो यहां तक आपको कोई अगर दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी, अब उसके बेस के ऊपर से क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस वाले, प्रिडिक्शंस वाले आ सकते हैं। ऐसे 2 एग्जांपल्स मैंने यहां पे रखे हैं, राइट। तो यहां पे लिखा है फादर का ब्लड ग्रुप ए है, जीनोटाइप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, जीनोटाइप ये है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या क्या हो सकता है? इतना हो सकता है। ये उसका, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर नहीं है। आप देख लो, ये जो एग्जांपल है पहला, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लो कि ये क्या समझने में क्या दिक्कत है यहाँ पे आपको। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूं। ओके, ये दूसरा देख लीजिए, ये नीचे वाला। ओके, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम पहले समझा देता हूं, एक सॉल्व करके। जिस टाइप का प्रॉब्लम एक्चुअल में नीट में आता है वो नहीं था, वो मैंने समझाने के लिए रखा था, है ना। से फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप बी, राइट, मदर हैज blood group O. So what is the possibility of blood group of father? फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? एक ही ऐसा नहीं, पर्टिकुलर नहीं, कौन से टाइप के हो सकते हैं ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होगी, चाइल्ड से, अगर अननोन है तब की बात है। तो चाइल्ड के पास ब्लड ग्रुप बी है, सो ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी स्मॉल आई, यही हो सकता है, दोनों में से एक, हमें पता नहीं है। ओके, मदर का क्या है? स्मॉल आई कंपल्सरी। रेडी? ओके, ये जो चाइल्ड है उसने एक फैक्टर रिसीव किया होगा मदर में से, एक फैक्टर रिसीव किया होगा फादर में से। तो इसका तो हमें पता है, मदर में से उसको मिला हो सकता है ओनली स्मॉल आई। उसके पास, मदर के पास, खुद के पास स्मॉल आई ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं।
तो इन दोनों में से चाइल्ड का क्या हो सकता है? कैपिटल आई बी स्मॉल आई। तो ये अपना चाइल्ड का जीनोटाइप हमने आइडेंटिफाई करी अभी तक, राइट? तो अगर मदर में से स्मॉल आई आया है तो फादर में से क्या आया होगा? आई बी। तो फादर अगर आई बी डोनेट कर सकता है तो फादर में आई बी कितने कितने फॉर्मेट में रह सकता है? कैपिटल आई बी या कैपिटल आई बी स्मॉल आई अगर है, राइट, तो फादर में से कैपिटल आई बी यहां पे आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल आई बी है अगर, तो भी उसमें से आ सकता है, राइट? तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो है बी और ये जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। तो फादर के दो टाइप के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज है, या तो फादर का ब्लड ग्रुप हो सकता है बी या तो फादर का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। डन है? तो कोई भी अगर चाइल्ड की जगह पे फादर दे दे, मदर की जगह पे चाइल्ड दे दे और मदर का आइडेंटिफाई करने को बोले, आप कर सकते हो, है ना? अगर चाइल्ड का नहीं है, फादर का है, मदर का है, तो चाइल्ड का आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। क्लियर है? ऑल राइट। मल्टीपल एलिलिज्म, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, के 3 एलिल्स है ए बी और ब्लड ग्रुपिंग के, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. So whensoever the presence of more than 2 allele of a gene for the expression found in the population, mind it, population, not individual, then it is called multiple allelism. यहां पे क्लियरली लिखा है इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो पॉपुलेशन की फिनोमिना है. क्लियर? ऑल राइट. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. राइट? पॉली मल्टीपल, जीनेक जीन्स, ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए. सिंपल सा मीनिंग है उसका. जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. फाइन. तो क्लियरली इट इज इंडिकेटेड दैट इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन, दैट इज मल्टीपल जीन्स. सो उसको पॉली मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला गया है. जनरली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है. यहां पे एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को. तो मुझे 2 एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए, 3 चाहिए से फॉर एग्जांपल, 4 चाहिए से फॉर एग्जांपल. तो 4 तो मुझे चाहिए, तो मैंने मल्टीपल एलिलिज्म से चला लिया. ब्लड ग्रुप 4 टाइप के बनाए ना मैंने, तो मल्टीपल एलिलिज्म से वो हो गया. मुझे 4 नहीं, उससे भी ज्यादा चाहिए, 7, 8, 10 डिफरेंट टाइप्स के मुझे एक्सप्रेशंस चाहिए. तो मुझे मल्टीपल जीन्स का, क्यों? क्योंकि उसमें 3 फैक्टर थे ना मल्टीपल एलील में. यहां पे अगर मैं एक की जगह पे 2 जीन कर दूं तो मेरे पास फैक्टर कितने रहेंगे? 4. 3 जीन कर दूंगा तो मेरे पास फैक्टर कितने रहेंगे? 6 फैक्टर. तो उसकी इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना. सो दिस इज द रीजन व्हाई जब एक्सप्रेशन का मुझे एरिया बढ़ाना है, टाइप का, एक्सप्रेशन के टाइप को मुझे ज्यादा करना है. देखिए नीचे एग्जांपल मेरे यहां पर आपको देखने को मिलेगा. कलर ऑफ स्किन डार्क, स्लाइटली लाइट, स्लाइटली लाइट, लाइट लाइट लाइट, मीडियम, लाइटर, लाइटेस्ट, नो कलर. तो एक्सप्रेशन का वेरिएशन तो देखिए कितना है. कैरेक्टर तो सिंगल है ना. मेंडल ने क्या बोला है
या तो वो ब्लैक हो सकती है या तो वो व्हाइट हो सकती है, दो ही हो सकता है। नेचर ने कितने डिजाइन बना दी, देखो कैसे बनाई। उसके लिए उसने क्या करा है, जीन्स को मल्टीपल कर दिया। एक फैक्टर को कंट्रोल करने के, सॉरी, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके मल्टीपल एक्सप्रेशंस देने के लिए सेम यहां पे लागू होगा। हाइट, ये सब दोनों एग्जाम्पल आपके क्लास में है, कलर वेरिएशन वाला, हाइट वेरिएशन वाला है ही, हमारे रूटीन लाइफ का एग्जाम्पल है। सबकी हाइट एक जैसी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपके क्लास में ऐसा आदमी है, आपके क्लास में ये है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर एक की तो सेम नहीं है ना हाइट, हर एक का कलर है ही नहीं ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज अ डेली लाइफ, रूटीन लाइफ एग्जाम्पल। सो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया, ह्यूमन स्किन कलर ये वाला और ह्यूमन की हाइट ये वाला, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने ऑलरेडी रखे हुए हैं। ओके, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट के हिसाब से उसकी जो रिस्पॉन्सिस है, एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से ये चेंज जो है, वेरिएशन जो है, उसका अलग टाइप मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये चाहिए। फाइन। सो इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें अगर से फॉर एग्जांपल कि जितने एलील्स हैं, अगर दो जीन है सही फॉर एग्जांपल, तो जीन एलील्स कितने होंगे, चार एलील होंगे, तो चारों चार एलील एक साथ काम करने वाले हैं। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। वो लिखा नहीं है पर दिखा है, यहां पर लिखा नहीं है दिखा है। ये नीट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? नीट वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पे ईच एलील कहां पे काम करते हैं? कोडोमिनेंस में काम करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? सो यहां पे ये कोडोमिनेंस का ही स्पेशल टाइप है, मॉडिफाइड टाइप है, कि जहां वहां पे कोडोमिनेंस में दो ही फैक्टर से जो एक्सप्रेस हो रहे थे एक साथ, यहां पे दो से ज्यादा चार फैक्टर है, चारों चार कंट्रीब्यूट करेंगे। का मतलब क्या होगा? सही फॉर एग्जाम्पल, हम जो एग्जाम्पल को स्टडी करने वाले हैं वो एग्जाम्पल है स्किन कलर। सही फॉर एग्जाम्पल, राइट, स्किन कलर है। स्किन कलर के जीन है 3, ए, बी एंड सी। ये 3 वेरिएशन है, 3 जीन के वेरिएशन की बात मैं यहां पे रख रहा हूं आपके सामने। ए, बी एंड सी, 3 जीन है यहां पर। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द एलील कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। रिसेसिव होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी तीनों अगर कैपिटल है तो वो डार्क कलर की स्किन को प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी है वो लाइट कलर की स्किन को प्रोड्यूस करते हैं। अब मैटर यह है कि ऐसा क्यों? तो अगर मेरी स्किन डार्क है तो डार्क हो क्यों जाती है? सही फॉर एग्जांपल, अगर मैं सनलाइट में एक्सपोज होता हूं तब मेरी स्किन डार्क होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। करेक्ट और नॉट? पता है ना आपको? ओके, तो ये क्या फिनोमिना है आपको पता है कि वो क्यों, किस रीजन से, किस वजह से ब्लैक होती है, टेन होती है? बोलो। सर मेलेनिन की वजह से। एग्जैक्टली राइट। मेलेनिन इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो बनता है स्किन के अंदर। स्किन के सेल्स उसको बनाएंगे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस जीन्स। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जितने हो सकते हैं उसके पास, वो उतना मेलेनिन प्रोड्यूस करने के लिए एबल है। मेलेनिन का कलर ही आपकी स्किन का कलर बनेगा। द क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन दे प्रोड्यूसेस
क्रिएट्स द कलर ऑफ योर स्किन। समझ में आ रही है बात और नॉट, है ना? तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वो मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, रिसेसिव बन चुके हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? रिसेसिव बन चुके हैं, वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, अगर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसा जीनोटाइप है किसी पर्सन का, तो वो 100% मेलेनिन क्रिएट कर सकता है। ये रहा, ये लड़की 100%, ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी वाली है। ओके, अब मैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 5 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, राइट? 5 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो कितने % रिडक्शन होगा इसमें? सर 50-50%। वाई? क्योंकि सर 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है, तो बस 3 रिसेसिव कहां पे रखे हैं मैंने? एक ही रिसेसिव रखा है, देखो 5 डोमिनेंट है। सॉरी सर, देखा नहीं सर। तो अब मुझे परसेंटेज, नीट में ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें, तो क्या करोगे तुम? कितने % यहां पे मेलेनिन का सिंथेसिस होगा? सर 100% ही होगा, क्यों? क्योंकि सर बाकी सब डोमिनेंट है, तो वो तो अपना काम करेंगे ही। लेकिन मैं ये को डोमिनेंट है ना, यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 जीन्स ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है, तब यहां पे 100% डार्क स्किन है। यहां पर 5 ही जीन्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, तो उतना परसेंटेज रिड्यूस होने वाला है। तो आपको कैलकुलेशन करके मुझे समझाना है। हाँ? 83%। हाँ, हो सकता है, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है ऑनेस्टली। 83% डोमिनेंट है और से फॉर एग्जांपल 16 6 है वो 100% है, तो 5 कितना होगा? सिंपल सा लॉजिक है उसका। सो 5 into 100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये होगा 3, ये होगा 50, कर दीजिए जो भी आएगा आंसर, मुझे नहीं पता है। राइट, कितना है? 83%। ओके, 83% डार्क है, से फॉर एग्जांपल, तो ये रहा, ये हो सकता है वो। समझ में आ रही बात? ये सेकंड नंबर का एक्सप्रेशन है। मैंने दो को, कोई भी ये एक है, कोई भी एक है, अब कोई भी दो है, से फॉर एग्जांपल ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी कैपिटल सी, दोनों। अब मैं कैलकुलेशन में नहीं मैं जा रहा हूं, डायरेक्टली मैं अगर बोल रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर ऐसा है तो और रिड्यूस होने वाला है। स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और भी रिड्यूस होने वाला है क्योंकि दो ही डोमिनेंट है। स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, एक ही डोमिनेंट है, राइट? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी।
यहां पे एक भी डोमिनेंट नहीं है, सो 0%, राइट, इट इज 0%। ये रहा, ये 0%, नो मेलेनिन एट ऑल। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में बहुत पूछे गए हैं नीट के अंदर। ये क्वेश्चंस नीट में काफी टाइम पूछे गए, मींस सेम टू सेम नहीं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो याद रखना है कि यहां पे सब जीन्स खुद की एक्सप्रेशन का परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? ऑल राइट, नाउ ह्यूमन स्किन कलर वाला जो मैंने आपको अभी प्रोपोर्शन समझाया कि कैपिटल ए सब अगर है तो डार्केस्ट स्किन टोन रहेगा, सब अगर रिसेसिव है तो लाइट स्किन। यस, बोलिए। सर ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी के हाथ सफेद होते हैं तो बाकी शरीर को थोड़ा सावला होता है, और किसी किसी का पूरा शरीर सफेद होता है तो हाथ काले होते हैं? वो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक डिसीज है, राइट, जिसको अगर हो गई, वायरल डिसीज है, तो डिसीज के कारण उसका मेलेनिन प्रोडक्शन वाला जो जीन है, जिस टिश्यू के अंदर वो वायरस फैलेगा, राइट, उस टिश्यू के मेलेनिन प्रोडक्शन के जीन्स को वो डैमेज करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को वो डैमेज कर देता है। देसी भाषा में उसको कोढ़ बोलते हैं, कोढ़, है ना? तो वो ऐसा हो सकता है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उसका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, अंडर दी सर्कमस्टेंसेस की, उसकी मदर जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, राइट? मजूर के बच्चे हैं से फॉर एग्जांपल, तो वो तो रोड खोद रहे हैं, उसको तो जितना न्यूट्रिशन चाहिए मे बी नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं मिलता है, मे बी नहीं मिला हो, तो काफी सारे टाइम ऐसा देखने को मिल सकता है कि वहां पे उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है माल न्यूट्रिशन, मींस न्यूट्रिशन की कमी के कारण किसी को कोई टाइप के ऐसे डिसीज हो। तीसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस अगर आप एक्सपोज्ड होते हैं सनलाइट में तो कोई पार्ट आपका डार्क हो जाता है दूसरे रीजन से। ऑलवेज आप यहीं पर देख सकते हो ना, ये देखिए, ये दो कलर आपके सामने ही है, ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, क्योंकि मैं शॉर्ट स्लीव पहनता हूँ ऑलवेज, आपने देखा होगा शायद, मैं फुल स्लीव नहीं पहनता हूँ, तो ये पार्ट एक्सपोज होता है सनलाइट में, तो ये डार्क हो गया। ये नहीं, कभी नहीं हुआ है तो ये लाइट है कलर में। सो ये सिंपल सा लॉजिक है ना? जीन तो दोनों में है, यहां पे भी है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है तो मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसको जरूरत है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अंगों में अलग अलग स्किन टोन हो सकते हैं। रेडी? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप डिटरमाइन द डार्केस्ट और लाइटेस्ट कलर टोन। तो वो तो मैंने आपको परसेंटेज वाइज हिसाब करके समझा दिया है ना? ओके, लास्ट एक्सेप्शन। यस बेटा। हाँ सर, अगर सारी जीन्स ही रिसेसिव हो और वो अगर सनलाइट में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो फिर भी मेलेनिन नहीं होगा? उसके पास जीन ही नहीं है ना, है ना? उसके पास जीन ही नहीं है। जब 100% डोमिनेंट की बात आएगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और 100% रिसेसिव की बात होगी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये दो केस स्पेशलाइज्ड केस है। डार्क वाले जो है कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट है तीनों, उसमें परमानेंट एबिलिटी है, उसको आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में घुसा दो, कलर विल नॉट चेंज। रेडी? अफ्रीकन है जो उसका स्किन टोन है, अगर अफ्रीकन को उठा के आप रशिया में, आप ग्रीनलैंड में, आप कनाडा में छोड़ दो, जहां पे कंटिन्यूअस
कोल्ड वेदर है, कंटिन्यूअस कोल्ड वेदर है, सनलाइट में भी अवेलेबल है या नहीं है, फिर भी उसका कलर टोन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो परमानेंटली ओपन्ड जीन्स है, तो वो परमानेंटली मेलेनिन प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सेम काइंड मैं बोल रहा हूं कि अगर यूरोपियन जो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी वाले है, उसको मैं उठा के दुनिया के कोई भी कॉर्नर में डाल दूंगा, हॉटेस्ट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में डाल दूं, अगर सहारा डेजर्ट के ऊपर छोड़ दूं, तो वो डार्क नहीं होंगे क्योंकि उसको परमानेंटली लॉक लग चुका है। उसके पास एक भी जीन ऐसा नहीं है जो प्रोड्यूस कर सकता है मेलेनिन को। समझ में आ रही है बात? अगर इंटरमीडिएटरी मींस हमारी स्किन टोन की बात करें, से फॉर एग्जांपल इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, से फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो हमारे पास क्या एक एबिलिटी है, क्या एक एडेप्टेशन है, वो समझा देता हूं मैं आपको। जब स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तब ही वो एक्टिव होगा, मेलेनिन की जरूरत होगी तब वो प्रोड्यूस होगा, परमानेंट नहीं है हमारा। आप एसी में बैठना चालू करोगे, 1 साल में गोरे हो जाओगे, मस्त है ना, और मार्केट में घूमना चालू करोगे, 1 साल में काले हो जाओगे पूरे। और वही काला आदमी अगर प्रमोशन मिल गया मार्केट में से, अगर पहले मार्केट की जॉब थी, बाद में वो बॉस बन गया एसी ऑफिस में, तो वही काला गोरा हो जाएगा। तो हमारे पास वो एबिलिटी है कि जब जरूरत पड़ेगी हम काले हो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम गोरे हो जाएंगे। इसीलिए तो फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट चलती है भैया। फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट कभी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं चलेगी, अफ्रीका में नहीं चलती है, वो यहीं पे चलती है, राइट? सो दैट्स व्हाट द स्टोरी, नॉट स्टोरी, एक्चुअली फैक्ट। दैट्स व्हाट द फैक्ट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी, लास्ट टाइप ऑफ द एक्सेप्शन। तो यहां पे उल्टी सिचुएशन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था, जीन्स ज्यादा थे, कैरेक्टर एक था। यहां पे उल्टा कर दिया, कैरेक्टर काफी सारे और जीन सिंगल। मेंडल ना बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन है। क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी अगेन। So here a single gene exhibit multiple phenotypic expression, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। Such a gene is called प्लियोट्रोपिक जीन। वो जीन के बारे में, जीन को हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। क्यों? क्योंकि ये फिनोमिना का नाम हमने क्या दिया है, प्लियोट्रोपी। इस फिनोमिना को क्या बोला है, प्लियोट्रोपी। जो प्लियोट्रोपी प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। ओके, यूजुअली ऐसा तब होता है, यूजुअली, कि जब मैकेनिज्म ये जो पूरा है वो मेटाबॉलिक पाथवे से जुड़ा हो। मींस ऐसा जीन हो कि जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता हो, अगर वो जीन में कोई गड़बड़ी हो गई तब वो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवे को अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे कैसा होता है पता है, यूजुअली से फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके लिपिड बना सकता है, वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड का सिंथेसिस कर सकता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा पाथवे के ऊपर उसकी इफेक्ट है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो ऐसी कोई मल्टीपल जो पाथवे वाली सिस्टम है, उसका कोई एक जीन अगर डिफेक्टिव हो गया, गड़बड़ी वाला हो गया, तब वो एक से ज्यादा फैक्टर के हिसाब से एक्सप्रेशन में वेराइटीज लाएगा। सो तब ऐसा हो सकता है। सो इन मोस्ट द केसेस मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इज इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज व्हिच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप। तो वो तभी होता है जब ऐसा केस होता है यूजुअली। रेडी?
एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, दूसरा फिनाइल कीटोन यूरिया, तीसरा सिकल सेल एनीमिया। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। प्लियोट्रोपी में 3 एग्जाम्पल है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। यहां पर फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, उसमें म्यूटेंट जीन हैज मेनी different effects. Example, phenyl ketone urea causes mental retardation, आदमी पागल हो जाता है। दूसरा, रिडक्शन इन हेयर खर जाते हैं सभी पूरी बॉडी में से। त्रीजू, स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस होता है, धोरा हो जाता है। पीकेयू भी एक कारण है स्किन कलर चेंज हो जाने का, राइट? समझ में आ रही है बात? ओके। अब फिनाइल कीटोन यूरिया है क्या, आपको नहीं पता है, मैं समझाता हूं। हमारी बॉडी के अंदर एक कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होता है, राइट? फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमाइनो एसिड है। क्या है? फिनाइल एलेनिन, जो कन्वर्ट होता है दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड में, राइट? अगर वो नहीं हो पाता है तो फिनाइल एलेनिन को जिसमें कन्वर्ट होना है वो नहीं हो पाता है, तो फिनाइल एलेनिन बनता है, कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में, राइट? और वो ब्लड में बाय द टाइम जब रहता है तो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज के अंदर, मींस कीटोन्स के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है, राइट? तो फिनाइल कीटोन बॉडीज जो है फिनाइल एलेनिन के, वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, और जब वो किडनी में से पास होते हैं तो फिल्टर होके यूरिन में से पास आउट होते हैं, तो वो यूरिन में देखने को मिलते हैं, इसलिए पीछे हो गया यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया का मतलब ये है कि आपको आपके यूरिन में से फिनाइल कीटोन बॉडीज के रेसिड्यूज मिलते हैं, राइट? अब जब ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड है ये डिसीज से, व्हेन इट यूरिनेट्स, जब वो पेशाब करता है, तब ये फिनाइल कीटोन बॉडी एनवायरमेंट में जो हवा का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है इमीडिएटली, वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, और उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर, तो यूरिन वो ब्लैक कलर का हो जाएगा इमीडिएटली जब वो पास करता है तब। तो ये उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिनाइल कीटोन यूरिया का। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो ही रहा है, ये एक्स्ट्रा है, बाय 1 गेट 3 फ्री, है ना? तो फिनाइल कीटोन यूरिया के जो रेसिड्यू ब्लड में घूम रहे हैं वो यहां पे एक्यूमुलेट होंगे, फिनाइल कीटोन बॉडीज, क्योंकि यहां पर आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी का मैक्सिमम नेटवर्क यहां पर है, तो कैपिलरी में वो जब पास आउट होते हैं तो रेसिड्यूज रह जाते हैं। अगर वो यहां रह गया, यहां जमा हो गया, काम बंद हो जाएगा उसका, मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा। अब फिनाइल कीटोन बॉडी, फिनाइल एलेनिन, जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना है, टायरोसिन उसका नाम है, टायरोसिन। टायरोसिन इन फ्यूचर बनाने वाला है आपका मेलेनिन, तो मेलेनिन भी नहीं बनेगा। अगर मेलेनिन नहीं बना तो क्या होगा? स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस होने वाला है, आपका मेलेनिन बनेगा ही नहीं। रेडी? मेलेनिन नहीं बन रहा है तो हेयर
फॉल हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट द फिनोमिना ऑफ फिनोइल कीटोन यूरिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? क्योंकि ये डबल दो जगह पे टच कर रही है, ऐसा एग्जाम्पल शो कर रही है। ये प्लियोट्रोपी में है। पहले प्लियोट्रोपी के बारे में समझते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं पी प्लांट की, मेंडल, राइट? दो टाइप के सीड के शेप हो सकते हैं। एक है राउंड सीड, एक है रिंकल सीड, याद है? ओके, ओके। ये राउंड इसलिए है कि यहां पर अंदर, सीड के अंदर, उसमें एक स्टार्च ग्रेन्यूल प्रोड्यूस होती है। वो स्टार्च ग्रेन्यूल लार्ज साइज की होती है। कैसी होती है? लार्ज साइज्ड होती है। तो उसको फुला देती है। फुगा अपने पास है बलून, उसको उसके अंदर जितनी हो सके कैपेसिटी हवा भर दो तो क्या होगा? कंप्लीटली इन्फ्लेटेड हो जाएगा, राइट? अगर उसके अंदर उसकी कैपेसिटी से छोटी, थोड़ी कम हवा भरोगे तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। मींस आप उसको दबा सकते हो, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो बस ऐसा ही है। यहां पे स्टार्च ग्रेन्यूल जो है वो या तो मीडियम है या तो स्मॉल साइज्ड है। या तो स्मॉल साइज्ड है या तो मीडियम साइज्ड है, राइट? तो यही यहां पर दिया गया है। अब ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स को, उसको सिंथेसिस करके स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जीन की है, जिस जीन का नाम है जीन बी। क्या नाम है? जीन बी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल बी, कैपिटल बी। रेडी? तो यहां का जीनोटाइप जो है लार्ज साइज के लिए वो है कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो स्मॉल साइज का जीनोटाइप नेचुरली स्मॉल बी होगा। बट यहां पे एक इंटरमीडिएटरी इफेक्ट भी हो रही है, राइट? मीडियम साइज्ड मैंने जो लिखा है वो है स्मॉल बी एंड कैपिटल बी हेटेरोजाइगस स्टेट। एक्चुअल में दो ही एक्सप्रेशन होने चाहिए, आ रहे हैं 3, राइट? होने कितने चाहिए? 2, आ रहे हैं कितने? 3। मिक्स होके आ रहे हैं ये और ये, दोनों का इंटरमीडिएटरी स्टेज आ गया ना। रेड, व्हाइट, पिंक आया ना। तो मैंने बोला था, पता है, जब वो स्टार्ट किया था उसमें लिखा था कि पी प्लांट, मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, तो ये आ गया लास्ट में। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। रेडी? ओके। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मैंने समझ लिया परफेक्टली। अब मुझे यह भी समझना पड़ेगा ना कि ये प्लियोट्रोपी में कैसे मैं ले सकता हूं। तो
अगर हम केयरफुली सोचे ना तो दो कैरेक्टर के बारे में एक्चुअल में बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जब मैं बोल रहा हूं कि राउंड सीडेड एंड रिंकल सीडेड, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट कनेक्टेड विद द स्टार्च ग्रेन्यूल की साइज। तो दो कैरेक्टर हुए, जीन तो एक ही है ना, कैपिटल बी, या तो स्मॉल बी, या तो स्मॉल बी कैपिटल बी। एक जीन है जो दो तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है। एक तरीका मींस एक ट्रेट जो है वो स्टार्च की ग्रेन्यूल की साइज है, दूसरा है सीड का शेप। दो कैरेक्टर को वो अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो मैं यहां पे देखूं अगर, तो ये रहा कैरेक्टर नंबर 1 सीड शेप, राइट। ये है सीड शेप। कैरेक्टर नंबर दूसरा मेरा ये बना साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल। स्टार्च ग्रेन्यूल की साइज जो है मेरी, ये मेरा सेकंड नंबर का कैरेक्टर बन गया। एक मिनट, हाँ मेरा इसका पॉइंटर गिर गया कहीं पर, चलो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो दो कैरेक्टर के ऊपर वो अपनी इफेक्ट शो कर रहा है। फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग दीज इनटू और विथ रिस्पेक्ट टू प्लियोट्रॉपी। सो दोनों मैंने केयरफुली आपको समझा दिए हैं, परफेक्टली आपको समझ में आ ही गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, ये टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक पेन तोड़ दी, चलता है। सो स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी genes, therefore large sized granules are produced। अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो। हेट्रोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है, स्मॉल बी लेस एफिशिएंट है, स्टार्च की स्मॉल साइज ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अगर वो हेट्रोजाइगस है कैपिटल बी तो वो मीडियम साइज, सो ऑल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। यहां पे लिखा है, ये रहा, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आती है, इंटरमीडिएटरी साइज्ड सीड्स, इंटरमीडिएटरी साइज्ड, राइट। तो ये यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जब वो हेट्रोजाइगस स्टेज में आएगा तो उसकी स्टार्च की जो ग्रेन्यूल होंगी ना, वो मीडियम साइज्ड होंगी, ना लार्ज होगी ना स्मॉल होगी, मीडिएटरी इफेक्ट होगी उसकी। सो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हो तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, चलिए ये पार्ट अपना हुआ खत्म। सो हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक हमने जितना भी समझा है इनटू द मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो वो खत्म। मेंडल का जेनेटिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट हमको समझना था, समझ लिया। मींस देयर इज नो मेंडेलियन जेनेटिक्स नाउ। अब आ रहा है अपना मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट, जो मेंडल ने रिप्रेजेंट किया था जब, तब अगर उस उस समय की बात करें, तब टेक्नोलॉजी का कोई एडवांसमेंट नहीं था, माइक्रोस्कोप नाम की चीज भी नहीं थी तब उसने ये सब प्रपोजल रखा कि ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट। तो कौन एक्सेप्ट करता उसको? कोई नहीं। फाइन, तो वहां से हम ये मॉडर्न जेनेटिक्स की जो भी थियोरेटिकल पैरामीटर्स है उसको समझने की
ट्राई यहां से शुरू कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला हमारा मुद्दा ही यही है एक्सप्लेनेशन का कि मेंडल के वर्क को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था जब उसने किया था तब। सो पहला मुद्दा हमने कहा स्टार्ट किया है, व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड एट दैट टाइम व्हेन इट वाज गिवन, इट वाज प्रेजेंटेड, राइट। नहीं हुआ, ठीक है, उसके रीजंस कौन से हैं, ये पूरा उसका लिस्ट है। देखिए, एक तो कम्युनिकेशन, कुछ व्हाट्सएप तो था नहीं तब, माइक्रोस्कोप नहीं था, दूसरा तो क्या मैं ये बोल रहा हूं, सो देयर वाज नो इजी कम्युनिकेशन मेथड एट दैट टाइम। नंबर 2, उसने मैथमेटिकल अप्रोच घुसाया था बायोलॉजी के अंदर, अनएक्सेप्टेबल, कौन उसको एक्सेप्ट करता है ना। थर्ड, जीन यानी कि फैक्टर, तब फैक्टर थे, अब जीन है। फैक्टर नाम का कुछ है जो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाता है, ऐसा कौन एक्सेप्ट करता। वो समय पे तो सब गॉड के ऊपर डिपेंडेंट थे कि गॉड है जो ये करता है, कोई केमिकल है वो ऐसा करेगा, ऐसा कौन सोच सकता था उस जमाने में। आई मीन, सो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दैट इज अ फैक्टर एज अ स्टेबल and discrete unit could not explain and continuous variation, right? वो continuous variation करता है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था मेंडल के। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं था ना, फिजिकल एविडेंस तो था नहीं। ये रहा लास्ट, फिजिकल प्रूफ उसका कोई उसके पास था ही नहीं। फिजिकल प्रूफ कैसे दिया जा सकता है जब वो दिखाए ना, दिखाए कैसे, माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो उसके पास ऐसा फिजिकल प्रूफ देने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन जब एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, तब उसने ये सेंटेंस बोला है कि अपना टाइम आएगा, है ना, माई टाइम विल येट कम, आगे आने वाला है, डोंट वरी। ये थियरी को संभाल के रखो, मेरे जाने के बाद आप याद करोगे। फाइन। सो लेटर ऑन वो शायद, आई थिंक सो, उसका एंड हुआ है 1884 में, उसकी डेथ हुई 1884 में, राइट। उसके शायद 16 ईयर के बाद, मींस 1900 में, ईयर 1900 में 3 साइंटिस्ट ने वो थियरी को अगेन रिपीट किया कि सही में वो जो बोल रहे हैं वो फैक्चुअल है या नहीं है। तो ह्यूगो डिवरिस है, कोरेंज है, शेरमार्क है, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं। ये 3 साइंटिस्ट ने उनकी थियरीज को अगेन टेस्ट किया कि चलो करते हैं। डिवरिस ने तो पी प्लांट के ऊपर ही किया, कोरेंस ने आई थिंक सो 4 o'clock प्लांट में किया था, 4 o'clock प्लांट में सेम टू सेम वो रिपीट किया था टेस्ट करने के लिए। एंड वॉन शेरमार्क ने एनिमल्स के ऊपर, शायद नहीं, एनिमल्स नहीं, दूसरे अदर प्लांट के ऊपर किया था। तो तीनों ने रिवाइज किया, उसको रिपीट किया कि सही में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, करके हुआ। तो दे हैव इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। उसने तब रखा जमाने के सामने कि नहीं, ऐसा होता है, सही में होता है, मेंडल ने जो बोला है वो सही है यार, कम ऑन, वी आर सपोज टू एक्सेप्ट दोज फैक्ट्स। उसके मरने के 20 साल बाद, 16 साल बाद, राइट। तो ये यहां पर आपको दी गई है, शायद पेज नंबर 64 में 2-3 लाइन्स है, राइट। 64 में ये 2-3 लाइन है, 65 नंबर के पेज पे है, लेटर ऑन 66 नंबर के पेज पे है। सो 64, 5, 6 में ये थियरी आपको आपके सामने रखी है टेक्स्ट बुक के अंदर। जो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो यहां पे दी गई है, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। ओके। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? तो वो 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिसने उसको रीडिस्कवर किया कि नहीं, वो जो बोल रहे थे सही थे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर वो सही थे
मेंडल अगर सही थे तो फैक्टर नाम की चीज भी होनी चाहिए ना, राइट? तो फैक्टर भी होने चाहिए ना। तो मेंडल ने बोला है, माइंड इट वेरी वेल, मेंडल ने ऐसा बोला है कि दो पेरेंट है, वो दो पेरेंट एक स्पेशल सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं गैमेट। गैमेट के अंदर वो फैक्टर्स को सेंड करते हैं, कहां पर? ऑफस्प्रिंग के अंदर, राइट? तो मेंडल ने जो बोला है वो ये है कि एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, ये एक गैमीट बनाएगा, ये दूसरा गैमीट बनाएगा, ये दोनों का फ्यूजन होगा और बनेगा जाइगोट, और उसमें से बनेगा दी यंग वन। राइट? तो मीडिएटर कौन है? ये है ना, फैक्टर जाते हैं किस बस से? उस बस का नाम गैमीट है। स्टेशन नंबर 1 पेरेंट है, स्टेशन नंबर 2 ऑफस्प्रिंग है, लेकिन बस कौन सी है? गैमीट्स, राइट? तो बस को देखना है, बस को स्टडी करना है कि बस में है क्या पैसेंजर। तो उसके लिए उसको जो नहीं मिला था मेंडल को, वो था माइक्रोस्कोप। लेकिन अब 19th मींस 20th सेंचुरी आ गई, 1900 मतलब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोप आ गए हैं। तो अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी होना चालू हुआ। किसने करा? वो इन दोनों ने कहा, शर्टन एंड बोवरी, वॉल्टर शर्टन, थियोडर बोवरी। इन 1902 उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज करके गैमेट्स का स्टडी करने की ट्राई सबसे पहले शुरू करी कि गैमेट्स में ऐसा क्या है, गैमेट्स के अंदर ऐसा क्या है जो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन को मिलता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ माई पॉइंट ऑफ व्यू। स्टडी क्या करा उसने? गैमेट का इंटरनल स्ट्रक्चर। किसके थ्रू करा? माइक्रोस्कोप। तो अब उसके पास टूल है एक माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को लेके वो स्टडी कर सकता है। सो इन दोनों ने, वॉल्टर शर्टन ने, थियोडर बोवरी ने, ये सा ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। राइट? व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड इज गिवन हियर स्ट्रेट वे। पूरा थियरी जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इसने ये किया वो किया, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, सीधा उसका ऑब्जर्वेशन दिया है कि उसने क्या देखा, उसको क्या एक्सप्लेन करा उसने। सो दिस सेड पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसने देखा इनको। उन्होंने गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस को देखा। एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर उसने क्रोमोसोम्स देखे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? राइट? तो क्रोमोसोम को देखा उन्होंने। जिस पेयरिंग की बात, जिस सेपरेशन की बात मेंडल ने फैक्टर के रिस्पॉन्स से की थी, फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया था, वो हकीकत में सेल के अंदर क्रोमोसोम से होता है। पेयरिंग क्रोमोसोम का होता है, सेपरेशन क्रोमोसोम का होता है। वो उन्होंने कैसे देखा होगा? आप कोरिलेट करके देखिए। चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 11 मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं, आपको कहां पे कोरिलेट करना है। स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 10 में आपको कोरिलेट करना है। किसके साथ? मियोसिस की प्रोसेस के साथ। क्यों मियोसिस की प्रोसेस भैया? क्योंकि ये गैमेट की बात हो रही है।
गेमिट प्रोडक्शन कैसे होता है? मियोसिस की प्रोसेस से। तो इन दोनों ने ऑब्जर्वेशन किसका किया होगा? मियोसिस की प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन किया। मियोसिस में उसने देखा, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले मियोसिस को ऑब्जर्व करने वाले दुनिया के पहले साइंटिस्ट ये दो है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा कि ऐसी कोई सेल को डिवाइड करने की प्रोसेस हो। मियोसिस क्या है उनको नहीं पता है, उनका नाम मियोसिस तब नहीं था। उन्होंने सिर्फ ऐसा ही देखा था कि यहां पे स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन हो रहा है, दैट्स इट। अभी तक मियोसिस को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। देखा है पहली बार इन दोनों ने, तो देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है ये साजन किसका है। मियोसिस ये प्रोसेस है, उसको नहीं पता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर मैं नीट में क्वेश्चन जनरेट कर दूं कि सबसे पहले मियोसिस किसने देखा था, नीचे ऑप्शन आप नहीं टिक कर पाओगे, लेकिन यहां पे दिया गया है वो, इट इज गिवन हियर, इनडायरेक्टली गिवन हियर, राइट, इट इज इनडायरेक्टली गिवन हियर। तो आपको क्या लगेगा पता है, ये तो कोर्स के बाहर का क्वेश्चन है, क्या लगेगा? क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दिया है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना, लिखा थोड़ी ही ना होता है कि माँ बाप को आपको पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, कहीं पे लिखा है नहीं, फिर भी आप करते हो ना। तो काफी सारी चीज ऐसी होती है जो लिखी नहीं होती है लेकिन करनी होती है। तो ये ऐसी चीज है, ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो दिखता नहीं है लेकिन है सही। तो सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करा था, राइट। सो लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ द फैक्टर्स दे कैरीड। पेयर ऑफ द फैक्टर का सेग्रीगेशन किसने बोला था? मेंडल ने। इन्होंने क्या देखा? पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो जो फैक्टर के लिए एक्सप्लेनेशन मेंडल ने करी थी, वो उसने ऑब्जर्व किसके लिए की? क्रोमोसोम के लिए। तो थियरी किसकी हो गई? अब फैक्टर की थियरी किसकी होगी? क्रोमोसोम की। तो इसलिए इन्होंने नया नाम दे दिया उस सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को। तो सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट एज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। नया नाम दे दिया। थियरी वही है, प्रिंसिपल्स वही है, इफेक्ट्स वही भी है, सिर्फ नाम चेंज हुआ। क्यों नाम चेंज हुआ? क्योंकि मेंडल के पास एविडेंस नहीं था, मेंडल को पता नहीं था कि फैक्टर क्या था। इनको पता है कि फैक्टर क्रोमोसोम है, तो उसको आगे चिपका दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो मेंडेलियन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, मेंडल को हटा के क्रोमोसोम को फिट कर दिया। सिंपल सा लॉजिक। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। कोई डाउट? ओके, ऑल राइट, फाइन। सो हम बात कर रहे हैं अभी कि इसमें जो प्रेजेंट हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना कि पोस्टुलेशंस। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसके रिजल्ट को मुझे प्रेजेंट करना है, तो उसको मैं पोस्टुलेट्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पोस्टुलेट्स। तो वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहां पे मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो सटन एंड बोरी ने पोस्टुलेट करके आपके सामने रखे हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। तो सबसे पहला, क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। मैंने बोला ना बस, मैंने वर्ड क्या यूज किया था? बस। वो बस है जिसमें फैक्टर बैठ के एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। सो वो है क्रोमोसोम। सो फैक्टर क्रोमोसोम के ऊपर बैठते हैं एंड क्रोमोसोम एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कौन होता है? क्रोमोसोम। फैक्टर कहां पर है? क्रोमोसोम के ऊपर। याद रह जाएगी ये इंटर रिलेशनशिप। सो दैट्स व्हाई क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। ओके, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना। तो आपको मिलेगा क्या?
जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट को मिलेगा क्या? क्रोमोसोम। क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्यों? ट्रांसफर कौन हो रहा है? क्रोमोसोम। तो मैं जो फैक्टर की बात कर रहा था, कहां पर? यहां पर, राइट? यहां पर जो मैंने बात करी थी, गैमेट 1 क्या देगा? क्रोमोसोम। गैमेट 2 क्या पधराएगा? क्रोमोसोम्स। तो जाइगोट के पास क्या होगा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए अब ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। तो वी आर डिप्लॉयड। तो हमारा जाइगोट, ह्यूमन जाइगोट जो है, उसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी आ सकती है अकॉर्डिंग टू यू? आप समझाइए मुझे, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? यस, बूझ, चलिए फटाफट। pairs of chromosomes. सॉरी, 23 pairs of chromosomes. एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। हमारा अगर जाइगोट बनता है तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फटाफट, आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स आपको आपके फादर एंड आपके मदर देने वाले हैं। ये आपको समझना है। अभी एक सेट 23 क्रोमोसोम का कहां से मिलने वाला है? फादर में से, पैटर्नल फैमिली में से, राइट? एक 23 का सेट आपको कहां से मिलने वाला है? मदर में से, मैटरनल फैमिली में से। उसको किसने दिया है? आपके ग्रैंड पेरेंट ने, इसके फादर ने इसको दिया है, इसके मदर ने इसको दिया है। दादा और दादी का है फादर के अंदर, नाना और नानी का है मदर के अंदर। सो इसके फादर ने इसको दिया है, इसके मदर ने इसको दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे मेरे पास 23 होंगे, 23 होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके 23 में से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर जो 23 देने हैं, उसमें से 23 में से 13 गए। किसके? फादर के। तो मदर में से कितने जाएंगे? 10। तो आपको जो मिलेगा ना, आपको जो मिलने वाला है वो आपके दोनों ग्रैंड पेरेंट का है। आपके फादर या आपके मदर सिर्फ वेहिकल है जो इनको आपके पास पहुंचा रहे हैं। दादा आपको अच्छे क्यों लगते हैं? दादी आपको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसी का मटेरियल आपके पास आ रहा है, मटेरियल वहां से आ रहा है आपके पास। ये आपको जानना है, परफेक्टली जानना है। दादा अगर आपके सामने कभी भी नहीं आएंगे ना, 20 साल के बाद सडनली आएंगे ना, यू विल फील अ स्पेशल अटैचमेंट टुवर्ड्स देम। आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ आपका एक जिसको बोलते हैं ना अनरिकॉग्नाइजेबल, हिडन एक अटैचमेंट यहां से है। ये तो मीडिएटर है, आपके फादर मीडिएटर है। उनके पास जो 2 जीन्स है ना, सेट ऑफ जीन्स, उसको वो मिक्सअप करके आपको दे रहे हैं, दोनों में से एक सेट। इसीलिए आपके पास आपकी, मैंने जो वर्ड यूज किया, देखिए वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, उसका एक मीनिंग है। मैंने बोला था कि आपके फादर आपके पैटर्नल फैमिली का जीन आपको दे रहे, मैंने ये वर्ड बोला था। तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसका खुद का कुछ नहीं है भैया। आपके पास है, वो किसने दिया? आप बोलो। आपके मदर और आपके फादर ने दिया है ना, तो आपका क्या है? नथिंग, आपका नहीं है वो, आपको तो मिला है इनहेरिटेंस में। अब आप क्या करोगे पता है? आपके पास 23 पेयर है, यस और नो? हाँ या ना? तो आप अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्या देने वाले हो पता है? दोनों को मिक्स करोगे। जैसे मैंने बोला, सही फॉर एग्जांपल, फादर के जो सेट है उसमें से आपने 5 निकाले, 5,
बाकी के जितने भी बचते हैं 17 से फॉर एग्जांपल, तो 17 आपने मदर में से लिए और उसका एक 23 का सेट बना के आप किसको दोगे? आपके नेक्स्ट जनरेशन को। तो आप तो मीडिएटर हो सिर्फ, नथिंग एल्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर। दिस इज द वे इट वर्क्स एक्चुअली। ऐसे वो इनहेरिटेंस मेंटेन होता है ना। ये बहुत ही केयरफुली समझना है, इजी है, कंफ्यूजिंग जरा भी नहीं है जेनेटिक्स। लगता है क्योंकि एक्सप्लेन करने वाले में भी दम होना चाहिए ना, दैट्स द पॉइंट, है ना। सो ये थियरी ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपके सामने रखी, जो एक्सप्लेन करी गई थी बाय शटन एंड बोवेरी। तो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं जिसकी पेयर बनती है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर दोनों सेम टू सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस पेयर। होमोलोगस या होमोजाइगस। होमोजाइगस किसने वर्ड यूज किया था? मेंडल। होमोजाइगस पेयर ऑफ एलील, तो एलील के लिए जाइगस वर्ड है, क्रोमोसोम के लिए लोगस शब्द है। डू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनोलॉजीज। जितना इजीली आप उसको याद करके इंप्लाई कर लोगे, आपका मार्क का कट होने का रेशियो कम होगा। अगर मैंने होमोलोगस लिख लिया तो वो एप्लीकेबल है क्रोमोसोम के लिए, अगर मैंने होमोजाइगस लिखा तो वो एप्लीकेबल है फैक्टर के लिए, जीन, सिंगल जीन के लिए। तो यहीं पे डिफरेंस है एक स्कोरिंग स्टूडेंट का और मीडियम स्टूडेंट का। मीडियम स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो क्या होगा? इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होगा क्वेश्चन का। आई होप आई एम वेरी क्लियर, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को आपको केयरफुली याद रखना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंसेस को समझना है। तो यहां पे आपको एग्जाम्पल दी गई है एक, राइट, कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा? सेम है। रेडी? तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये उसका पेयर है, राइट। तो होमोलोगस मैंने क्यों बोला पता है? जीन फॉर आई कलर, ये आपका सही फॉर एग्जांपल मैटरनल क्रोमोसोम है, ये आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है, राइट। दोनों एक जैसे ही है, 1 नंबर 23 में से ये 1 नंबर दोनों का पेयर बना, दोनों सेम है, दोनों के अंदर सेम जीन है। अगर सेम जीन का मतलब क्या होगा? दोनों डोमिनेंट 1, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला होगा तो उसको मैं हिट्रोजाइगस, देखिए मैंने वर्ड जाइगस बोला है, तो वो फैक्टर या जीन के लिए है। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ पता है? जब ये मैटरनल और ये पैटर्नल बाजू बाजू में अरेंज होते हैं तब उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। प्लीज डू रिमेंबर दिस। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग है। मैं समझाता हूं आपको उसका मीनिंग। देखिए, मैं पहले समझाता हूं होमोलोगस का मतलब। होमोलोगस क्रोमोसोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कैन चैलेंज यू कि अगर पूरे गुजरात के टीचर्स जात में से अगर आप आइडेंटिफाई कर दो ना, तो 50% ऑफ टीचर कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये 50% टीचर को भी नहीं पता है, राइट। अब मैं आपको समझाता हूं, आपको याद रखना है। अगर से फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है जो 2n है, ये 2n सेल है, मींस उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। आप समझो, मैं आप यहीं से जाता हूं, नया पेज ही ले लेता हूं।
ये एक सेल है, से फॉर एग्जांपल 2n है, यहाँ पे 2 into 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। ये जब सेल डिवाइड होने के लिए सेल साइकिल में एंट्री लेगा तो उसमें पहले G1, उसके बाद S, उसके बाद G2 आएगा। अब S फेज क्या है वो आपको पता है। S फेज में उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होने वाला है वो डबल होने वाला है। तो उसके पास था कितना जेनेटिक मटेरियल? 2 into 23 पेयर्स था। तो S फेज के बाद इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होने वाला है वो होना 2 into 23 पेयर प्लस 2 into 23 पेयर्स। ये था 2n और ये हो गया 2n। तो ये हो गया 2n plus 2n। इसको 4n नहीं बोल सकते हो, ये 2n plus 2n स्टेट है। इतना क्लियर हो गया? यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? अब ये 23 पेयर्स है। मैं 23 की जगह पे एग्जाम्पल ले लेता हूं फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम का। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम का। बाकी के 22 को मैं साइड में रख रहा हूं, समझ रहा हूं फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम से। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम कितने हैं? मेरे पास पहले कितने थे यहां पर? ये 23 में से फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है वो कितना था मेरे पास? 2। एक मैटरनल था और एक पैटर्नल था। यस और नो? है ना? तो यहां पर मेरे पास ये 2 है, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। लेकिन मैंने तो इसकी कॉपी करी एस फेज में, तो मेरे पास अब कितने हो गए? देखिए, एक पैटर्नल और बढ़ा मेरे पास, एक मैटरनल और हो गया मेरे पास। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है मेरे पास, और ये भी मेरे पास डीएनए है। अब वो एम फेज में जाएगा, एम फेज में, उसके प्रो फेज में जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर ध्यान, यहां पर वो प्रो फेज में जाएगा। इसका कंडेंसेशन होगा, बनेगा एक क्रोमोसोम। इनका भी कंडेंसेशन, इनका भी कंडेंसेशन, इनका भी कंडेंसेशन, ये सब हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो मेरे पास 4 क्रोमोसोम है। कितने? 4। एक नंबर का जो क्रोमोसोम होगा, फर्स्ट नंबर की पेयर, उसमें मेरे पास 2 पैटर्नल है, 2 मैटरनल है। एम आई करेक्ट? राइट? तो पैटर्नल को मैं यही कलर से क्रोमोसोम बना देता हूं। ये क्रोमोसोम 2, डीएनए को कंडेंस कर दिया और कलर बदलाया मैंने, ये है मैटरनल का, ये मैटरनल। तो टोटल मेरे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 4। पहले 2 कैसे है? पैटर्नल है, दूसरे 2 क्या है? मैटरनल है। समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ कि ना? अब जो होगा, इसका इसके साथ अटैच होना, इसका इसके साथ अटैच होना। तो ये दोनों सही फॉर एग्जांपल अटैच होते हैं ऐसे। ये है जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिसको आप क्रोमोसोम बोल रहे हो, ये है। बट ये एक्चुअल में क्रोमोसोम नहीं है, इसको मैं बोलूंगा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो ये थे, सिमिलर क्रोमोसोम, सिमिलर मतलब होमो, लोगस ज्वाइंट हुए हैं, तब ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम्स। रेडी? बात समझ में आ रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोले? अब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए, एक इसमें से बनेगा ना क्रोमोसोम,
ऐसे, एक ये है, एक ये है, ये भी एक नंबर का है और ये भी एक नंबर का है। रेडी? ये एक नंबर दोनों मैटरनल है, पैटर्नल, ये दोनों मैटरनल है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम पैटर्नल है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम मेरे पास मैटरनल है। दो जब बाजू बाजू में पेयरिंग होती है, उसकी पेयरिंग, वो जब एक दूसरे के पास अरेंज होते, उसको मैं बोलूंगा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, अब आप आइए मियोसिस में। मियोसिस का प्रोफेज नंबर 1, प्रोफेज नंबर 1 के 5 स्टेजेस। फर्स्ट, बोलो अहमदाबाद। लेप्टोडीन, लेप्टोटीन। दूसरा जाइगोटीन, जाइगोटीन में ये होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देख लेना, लिखा है क्लियरली। कंडेंस होके होमोलोगस क्रोमोसोम कब बनता है पता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है लेप्टोटीन में, पहली स्टेज में। उसका पेयरिंग कब होता है? सेकंड, जाइगोटीन के अंदर। समझ में आ रही है प्रॉपर डायरेक्शन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं? तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग फेनोमिना स्ट्रक्चर है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलग फेनोमिना एंड स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होता है पता है? मैटरनल पैटर्नल ऐसे अरेंज होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक मैटरनल है और एग्जैक्टली इसके नीचे ऐसे पैटर्नल ऐसे अरेंज होता है उसका। ऐसे यहां पे बीच में से कनेक्शन बनता है ऐसे, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो अगर आपने उसमें मेटाफेज प्लेट, सेकंड प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 में 2 लेयर में अरेंज होते, ऐसा सुना होगा, याद है? तो 2 लेयर कौन से है? एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर। तो वो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम से, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से ऐसा है। राइट? देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये मियोसिस की प्रोसेस का पार्ट है। सटन एंड बोरी को नहीं पता था ये। सटन एंड बोरी को सिर्फ इतना ही था मालूम कि वो पेयरिंग बनाते हैं, होमोलोगस पेयरिंग होती है। सो आइडेंटिफाई नहीं किया था उसने कि इसको मियोसिस बोलते हैं, है ना? तो मैंने जो समझाया ना फिनोमिना, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है। पैटर्नल की पेयर बनती है, मैटरनल की पेयर बनती है, दोनों एक साथ अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयरिंग। डन? फाइन, हमारा समय खत्म हो चुका है अभी। तो लेटर ऑन डिस्कशन हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को करेंगे, कल तो नहीं होगा, है ना?